ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम का कार्यालय है। यहाँ पार्टी के सरगुजा जिला समिति के सचिव कामरेड ऋषि कुमार गुप्ता, सहायक जिला सचिव कामरेड सीपी शुक्ला एवं लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में सीपीएम के युवा प्रत्याशी बलवीर नागेश उपस्थित हैं। उनसे चर्चा हुई, उसके कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं। कामरेड ऋषि कुमार गुप्ता से जो है मैं पूछना चाहता हूँ, जो है आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मैं ऋषि कुमार गुप्ता, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिला समिति का मैं जिला सचिव हूँ। कामरेड सीपी शुक्ला, आप अपना परिचय। मैं कामरेड सीपी शुक्ला हूँ। मैं सरगुजा जिला समिति मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का मैं सहायक जिला सचिव हूँ। कामरेड बलवीर, आप अपना परिचय। मैं बलवीर नागेश, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 9 लुंड्रा से प्रत्याशी हूँ या उम्मीदवार। धन्यवाद जी। आप लोगों ने अपना लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से बलवीर नागेश को खड़ा किया है और साथ ही साथ में भड़गांव विधानसभा क्षेत्र से भी जो है आपका उम्मीदवार खड़ा हो रहा है। तो आपके उम्मीदवार खड़ा करने का उद्देश्य क्या है? ऋषि कुमार गुप्ता जी, आप बताएं। चूँकि सरगुजा संभाग से हमारे दो प्रत्याशी खड़े हैं। एक सरगुजा जिला से लुंड्रा विधानसभा क्रमांक 9 से कामरेड बलवीर हमारे प्रत्याशी हैं, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला समिति के सदस्य भी हैं, और सूरजपुर जिला से भटगांव विधानसभा क्षेत्र से कामरेड कपिल पैकरा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी हैं। चूँकि दोनों ही जिला आदिवासी जिला है और यहाँ पर जिस तरह से आदिवासियों की शोषण हो रही है, उसके साथ साथ यहाँ जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनकी भी शोषण हो रही है। यहाँ पर जल, जमीन, जंगल को जिस तरह से दोनों ही गवर्नमेंट, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, जिस तरह से दोहन कर रही है, वो आदिवासियों को बेदखल करने की साजिश आए दिन हो रही है। जैसे आप देखेंगे कि चिरगा जो क्षेत्र है सीतापुर विधानसभा से, वहाँ पर बिना सहमति का वहाँ के कई ग्रामीण के जो गांव हैं, उन्हें एक महामाया फैक्ट्री के नाम से आपका बॉक्साइट इंडस्ट्री लगाने के लिए वो अधिग्रहण करना चाहते हैं। जनता आंदोलनरत है। वहीं ग्राम सिलसिला जो लुंड्रा विधानसभा के अंतर्गत आता है, वहाँ पे ग्रामीण परेशान हैं। वहाँ जबरिया फैक्ट्री लगा दी गई है। उस फैक्ट्री से काफ़ी नुकसान ग्रामीणों को हो रहा है, पशुओं को नुकसान हो रहा है, फसलों को नुकसान हो रहा है। उसके अपशिष्ट पदार्थ के निकलने से लोगों को ये कहा गया कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और ये फैक्ट्री बड़ी नहीं होगी, लेकिन उसका विस्तार होता चला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में एयर प्लान के तहत उन्होंने 6 महीना तक उन्होंने एयर प्लान करके हवाई जहाज़ से सर्वेक्षण किया, और आज ये आ गया है कि उन्होंने गवर्नमेंट से एनओसी लेने की मांग किया है। और वहाँ पर एक 5 किलोमीटर के एरिया को बहुत ही महंगी मिनरल से ऐसा करके उन्होंने संकेत भी दिया है और नक्शे वगैरह काट करके संचालित किया है। वहीं दूसरी ओर प्रकाश राय के हाथों में भैया थान क्षेत्र में कई गांव हैं जो उनके कोल ब्लॉक आवंटित किए जा रहे हैं। यहाँ उदयपुर जो क्षेत्र है, जहाँ पर अडानी को कोल माइंस चलाने के लिए दिया गया है, यहाँ की जो आदिवासी हैं जिनकी ज़मीनें एक्वायर कर ली गई, उन्हें नौकरी देने की बात कही गई, उन्हें कंपलसेशन मुआवजा देने की बात कही गई, वो भी उन्हें नहीं दिया गया है। बाहर से जो लोग हैं उन्हें ला कर के काम कराया जा रहा है। हमारे जल, जमीन, जंगल सभी छीने जा रहे हैं, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि विधानसभा के अंदर जा कर के हमारे प्रतिनिधि आवाज़ बने और अपनी धरती और अपने अधिकार को बचाएं, इसलिए हमने यहाँ पे खड़ा किया है। वहीं संविदा पे नौकरी रखा गया है, जिनकी उम्र ख़त्म हो रहे हैं और दोनों केंद्र और राज्य सरकार के बीच में वो पिस रहे हैं। वहीं आप देखेंगे कि अंशकालिक जो कर्मचारी बनाए गए हैं, जो 1500-2000 में उनसे काम कराए जा रहे हैं, जबकि असंगठित मजदूरों को कम से कम 600 रुपये से कम मजदूरी देना सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वो कानूनन अपराध है। फिर भी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार जो है वो 218-19 रुपये में मनरेगा के तहत काम कराती है। क्या ऐसी स्थिति में इस प्रदेश के जो आदिवासी हैं
उनकी जीवन सुरक्षित हो पाएगी या वो विकास कर पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर कम से कम 2-4 हमारे वामपंथ से जीत करके जाएं, और ये दोनों ही बुर्जुआ जो पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, जो दोनों आपस में तू में करती रहती हैं, जनता की कभी भी आवाज़ या प्रश्न उठाती नहीं है और जनता को सिर्फ लूटती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे प्रतिनिधि चुन के जाएं और विधानसभा में अपनी आवाज़ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि कुमार गुप्ता जी। सीपी शुक्ला जी, आप बताएं। ऐसा है कि अभी जैसा कि ऋषि कुमार गुप्ता जी ने कहा कि ये दोनों जो पार्टियां हैं वो जनता की आवाज़ उठाना छोड़ करके केवल आपस में तू मैं करती रहती हैं कि वो पैसा खाया, वो पैसा खाया नहीं खाया, या वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा। आम जनता की जो बातें हैं वो विधानसभाओं में और फ्लैश आउट नहीं हो पाती हैं, पूरी जनमानस में जो है फ्लैश आउट नहीं हो पाती हैं। जनता जो है घुट घुट कर मरती रहती है और वो जो है हाल परेशान हो करके और तड़पती रहती है। इन सब तड़पन को, इन सब बातों को उठाने के लिए ज़रूरी है कि वामपंथी उम्मीदवार जीत करके संसद विधानसभाओं में जाएं और वहाँ पर उनकी आवाज़ बने। अभी जो स्थिति है वो ये है कि बस्तर से मनीष कुंजाम जीत रहे हैं और हमारे इस क्षेत्र से भी हम जो है अच्छी टक्कर देने की उम्मीद में हैं और हमें उम्मीद है कि हम लुंड्रा विधानसभा और भटगांव विधानसभा जीत भी सकते हैं। कोरबा से भी हमारे प्रत्याशी हैं, वहाँ भी हमारी स्थिति अच्छी है और कोरबा से भी प्रत्याशी हमारे जीत सकते हैं। हमारा जो यहाँ पर ये इतनी हालत ख़राब है कि बिजली बिल बढ़ा करके लोगों को दिया जा रहा है। बिजली हाफ की बात की गई थी लेकिन उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, न कहीं कोई फ़ायदा उसका जो है आम जनता को मिल रहा है। ज़मीन ले लिया जाता है ग्रामीणों से, आदिवासियों से, और उनकी ज़मीनों का मुआवजा नहीं दिया जाता है। अभी भी यहाँ पर जो कुंदी गांव है वहाँ पर बांध बनाया गया है, वहाँ पर सैकड़ों किसान हैं जिनके मुआवजे की राशि अभी भी अटकी हुई है और उनको ज़मीन के बदले में ज़मीन देने की बात की गई थी, वो भी नहीं उनको दी गई है। इसी तरह से ये और तो और इतना बड़ा हास्यास्पद जो बात उठ खड़ा हुआ है वो ये कि यहाँ पर पास में ग्राम बरकेला है, वहाँ पर जो बांध है श्याम प्रोजेक्ट का, वहाँ पर डूबन में आया रेवापुर, लवईडी, सखौली, यहाँ पर के गांवों का ज़मीन डूबा और उनके घर माने की जो ज़मीन थी वो भी डूब गई। उसके बदले में उनको 1991 में ज़मीन दी गई और किसी गुप्ता जी से ले करके, और उस पर उनको काबिज कास्त भी करा दिया गया, उसका लेआउट भी पास करा दिया गया, सब कुछ करा दिया गया। लेकिन इसके बाद जो है वो काबिज भी हो गए, लेकिन इसके बाद में पता चला कि अरे वो ज़मीन तो उन्हीं गुप्ता जी के नाम पर है। अब गुप्ता जी इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके और उसको बाहर की किसी कंपनी या बाहर की किसी पार्टी को कई करोड़ में बेचने का सौदा करने लगे। तब इन लोगों को पता चला तो ये दौड़े गए और नामांतरण, इनका नामांतरण नहीं हुआ अभी तक। बताइए भला, ये नामांतरण का काम तो सरकार का काम था, उनको ज़मीन दिया उसके बाद में नामांतरण क्यों नहीं कराया भाई उन्होंने। अब इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा करके जो मूल भूमि स्वामी उसको बेचने पर लगा हुआ है। इस पर जो है आंदोलन चल रहा है वहाँ पर साल भर से लगभग, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ। ये सरकार जो है निकम्मी नहीं तो और क्या है, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस सब वहाँ से गुजरते हैं लेकिन कोई जो है इनकी बातों को उठाने वाला नहीं है। इसी तरह से अब वो क्या स्थिति हो गई है उनकी कि अब वो करीब 2017 में उन्होंने नामांतरण के लिए आवेदन लगाया और आज तक जो है उसको आजकल में टाल रहे हैं। अधिकारीगण और नेतागण न जाने पैसा खा करके क्या कर रहे हैं, भगवान जाने क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है। जबकि नामांतरण का प्रक्रिया तो बिल्कुल शॉर्ट प्रक्रिया है, उसको तो कर देना चाहिए था अभी तक। इसी तरीके से बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके चलते जो है यहाँ पर वामपंथी उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। और जैसे कि अभी देखिए धान खरीदी में हज़ारों किसानों को धान का पैसा ठीक से नहीं मिलता है। कभी बरदाना जो है उन्हीं से सिलवाया जाता है, उसको ढुलवाया भी जाता है, उसको माने उन्हीं से सब कुछ काम कराया जाता है। नियम है कि उसको जो है एक बरदाने का कुछ पैसा दिया जाएगा, लेकिन कोई पैसा नहीं दिया जाता है उनको, और उनको बंधुआ मजदूर की तरह काम करा करके और उनके पैसे भी ठीक से नहीं दिए जाते हैं। इन सब बातों को एक्चुअली कोई उठाने वाला नहीं है, इसलिए हम लोगों ने बलवीर नागेश जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं इनको खड़ा किया है ताकि ये जा कर के जीतें और जा कर के बातों को वहाँ पर आम जनता की उठाएं। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ बातें बलवीर नागेश जी भी रखेंगे। बलवीर नागेश जी, आप बताएं।
जी, मैं लुंड्रा विधानसभा से इसलिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो रहा हूँ क्योंकि हमारे क्षेत्र में विशेषकर गांव में बहुत से सुविधा जो है नहीं उपलब्ध हो पाता है। यहाँ बीजेपी कांग्रेस हर बार जो है जीतता आ रहा है, कहीं बीजेपी कहीं कांग्रेस। यहाँ की जनता की आवाज़ को बीजेपी सुनता है ना कांग्रेस सुनता है। जैसे मैं अभी कुछ 2-4 दिन पहले गया था आपके खालपोड़ी जो कुंदी जो बांध बंधा है उसमें से करगिडी और कुंदी के कुछ लोगों को जो मुआवजा मिला है, इधर खालपोड़ी वगैरह किसी को मुआवजा नहीं मिल पाया है और उधर किसी को जो मिला भी है तो उनका जो ज़मीन को बेचते उनसे मतलब कि बहुत कम मिला है। तो इस तरह से गांव में जैसे हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में गांव के बच्चे जो गरीब परिवार हैं वो शासकीय स्कूल में पढ़ते हैं और जो अधिकारी हैं व्यापारी हैं उनके बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में अच्छा शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि शिक्षा एक होना चाहिए और शिक्षा में सुधार होना चाहिए। इसके लिए हम अगर जीत के आएंगे तो ये आवाज़ उठाएंगे। और बहुत से समस्या जैसे अभी सीपी शुक्ला जी, ऋषि जी अभी बताए हैं वो सब हमारे ही क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम उस सब समस्या को वहाँ उठाने का प्रयास करेंगे और सदन में उस बात को के लिए लड़ेंगे। इतने ही। और मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ विशेष रूप से, जैसे कि वन अधिकार कानून है, इसको बनाया गया, इसकी जो मूल भावना है उसी को ख़त्म कर दिया जा रहा है। अभी एक कानून लाया है मोदी सरकार ने और उसको पास भी करा लिया है। अगर ये लागू हो जाएगा तो यहाँ के जो जितने लोगों को पट्टे मिले हैं सब निरस्त हो जाएंगे। अब उसमें कर दिया गया है क्या कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर एक जो कोई मेट्रोपॉलिटन शहर है उसके आसपास के 100 किलोमीटर के एरिया में जो है वो पट्टे उनको नहीं दिए जाएंगे। तो फिर पट्टे किसको दिए जाएंगे? यहाँ से चले जाइए 100 किलोमीटर तो मनेंद्रगढ़ है, यहाँ से चले जाइए करीब 100 किलोमीटर रामानुजगंज है, कटघोरा है, तो कहीं नहीं मिलेगा लोगों को पट्टा। उसी तरीके से कोरबा के आसपास में इधर आ जाएगा 100 किलोमीटर, उधर आ जाएगा। तो ये तो एक तरीके से मतलब देने की ही बात से मुकरना है। और उसके बाद में लोगों को वृद्धा पेंशन अभी भी शायद 200 की 250 रुपया 300 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है। वो क्या करेगा 200 250 300 रुपये का वृद्धा पेंशन? तो ये सब जो चीज़ें हैं, अब जो केंद्र की सरकार है वो तो पूरा संविधान और लोकतंत्र को ही ख़त्म करने पर तुली हुई है। देश को सांप्रदायिकता के जो दलदल में फंसा करके केवल हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करके और जातिगत आपस में लड़ा भिड़ा करके लोगों को परेशान करना और बांटना, यही केंद्र सरकार का उद्देश्य है। और कमोबेश जो है वो राज्य सरकार भी वैसी ही है। वो भी जो है अभी वहाँ बस्तर में आदिवासियों को उनकी ज़मीन में, अपनी ज़मीन में गाड़ने नहीं दिया जा रहा था लाशों को, ये स्थिति आ गई थी। और ये आपस में एक दूसरे को, आदिवासियों को लड़ा करके, सबको एक दूसरे से लड़ा करके, मणिपुर में इन्होंने क्या किया, मणिपुर में आपस में इतनी अच्छी वहाँ शांति थी, सौहार्द था, उसको ख़त्म कर दिया इन्होंने। ये पूरे देश में शांति और सौहार्द को ख़त्म कर रहे हैं। और उसी तरीके से ये जो कांग्रेस सरकार है, ये कांग्रेस क्या कम है? कांग्रेस ने ही 1991 में सबसे पहले 9 उदारवादी नीतियों को, जब उस समय में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और ये जो क्या नाम है सरदार जी अपने मनमोहन सिंह जी वो वित्त मंत्री थे, इन्होंने ही उसकी शुरुआत की, जिसका खामियाजा अब हम आज भुगतना शुरू कर दिए हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, गरीबी अमीरी की खाई बढ़ रही है। बताइए कि उस समय में अदानी जो है वो कुल मिला करके कुछ 1000 करोड़ का मालिक था। और उस समय तो मतलब उसके और कुछ पहले, करीब उसके 5-7 साल पहले, वो एक टूटी स्कूटर पर चलता था। और आज उसके पास में 15 लाख 20 लाख करोड़ की संपत्ति है। हमारे देश का बजट जो है वो करीब 90 लाख करोड़ का होता है, उसका
15 चौको 60, 15 छक्का 90, एक 6 हिस्सा उसकी संपत्ति है। वो कैसे बढ़ गया इस तरीके से? तो ये सब जो आज हमारे देश के जनता के सामने में जो प्रश्न खड़े हो गए हैं और लोकतंत्र खतरे में आ गया है, इन सब के लिए ज़रूरी है कि अब वामपंथी पार्टियों को मजबूत बनाया जाए। उसी तारतम्य में जो है यह चुनाव हो रहा है और उसी तारतम्य में हम ये चुनाव जो है उसको देख रहे हैं और हम खड़े हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अब कुछ दिनों में हम पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी पार्टी का विस्तार करके और इसको सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनकी जो सिंबल है, जो चुनाव चिन्ह है, वो है हंसिया, हथौड़ा और सितारा। हम आम मतदाताओं से अनुरोध करते हैं कि आप सभी हंसिया, हथौड़ा, सितारा में बटन दबाकर भारी बहुमत से ऐसे उम्मीदवारों को विजयी बनाएं जो आपकी जनहित में आवाज़ बनकर आपके साथ खड़े होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।